दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन न्यूक्लियर टेस्ट को आप आज तक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझते आए हैं, वो असल में एक खतरनाक मॉन्स्टर को मारने की कोशिश थे। साल 1954, मार्शल आइलैंड्स। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, समुद्र शांत था और प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा हिला जिसने पूरी अमेरिकी नौसेना को डरा दिया। उसी डर की वजह से अमेरिकी सेना ने बिकनी एटोल नाम के द्वीप को खाली करवाना शुरू कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को हटाया गया, जानवरों को पिंजरों में बंद करके लाया गया और एक विशाल परमाणु बम तैयार किया गया। सैनिकों ने विशेष चश्मे पहन लिए, काउंटडाउन शुरू हुआ और तभी समुद्र की सतह को चीरते हुए एक विशालकाय जीव बाहर निकला। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो था गॉडजिला। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयानक परमाणु विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया सफेद रोशनी में डूब गई। सबको लगा कि गॉडजिला मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब कहानी हमें 10 साल पहले साइबेरिया ले जाती है। बर्फ से ढके एक सुनसान इलाके में मौजूद एक माइनिंग कैंप अचानक रहस्यमय तरीके से तबाह हो गया था। जब प्रोफेसर होंडा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विशाल मशीनें खिलौनों की तरह टूटी पड़ी थीं। पूरा कैंप बर्बाद हो चुका था। वहां सिर्फ एक मजदूर जिंदा बचा था और वो बार बार एक ही बात कह रहा था। वो जिंदा था। जब प्रोफेसर होंडा एक गहरी गुफा के अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, वो एक विशालकाय प्राणी का कंकाल था और उसके अंदर मौजूद थे 2 विशाल अंडे। लेकिन उनमें से एक अंडा पहले ही फूट चुका था। मतलब एक भयानक जीव दुनिया में आ चुका था। अब कहानी पहुंचती है जापान, जहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्रॉडी नाम का इंजीनियर काम करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे फोर्ड और एली भी रहते थे। एक रात अचानक जमीन कांपने लगी, प्लांट के अंदर अलार्म बजने लगे, विशाल टावर गिरने लगे। ब्रॉडी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन असल वजह वही रहस्यमयी जीव था जो रेडिएशन खाने के लिए वहां पहुंच चुका था। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया। फोर्ड अपनी आंखों के सामने अपनी मां को खो देता है, जबकि कंपनी के अधिकारी इस दुर्घटना का दोष ब्रॉडी पर डाल देते हैं। यहीं से पिता और बेटे के रिश्ते में दरार आ जाती है। समय बीतता है, 10 साल गुजर जाते हैं। फोर्ड अब बड़ा होकर अमेरिकी मरीन बन चुका है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका पिता अचानक वापस आता है और कहता है वो कोई हादसा नहीं था और जो चीज उस दिन आई थी वो फिर से लौट आई है। शुरू में फोर्ड को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपने पिता के पुराने ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां दीवारों पर लगे नक्शे, ग्राफ और रिसर्च देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका पिता सच बोल रहा था। दोनों वापस उसी पुराने न्यूक्लियर प्लांट पहुंचते हैं, लेकिन अब वहां एक गुप्त सैन्य अड्डा बन चुका था और उसके बीचों बीच मौजूद था एक विशाल जैविक कोकून। उस जीव को प्लूटोनियम खिलाकर जिंदा रखा जा रहा था। कुछ वैज्ञानिक उसे नष्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अचानक वो कोकून फट गया और उसके अंदर से निकला एक डरावना जीव, 6 पैर, विशाल पंख और बिजली को सोख लेने की अद्भुत शक्ति। यही था म्यूटो। म्यूटो ने पूरे बेस में तबाही मचा दी। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और फिर वो वहां से उड़कर गायब हो गया। अब पूरी दुनिया खतरे में थी। हवाई के जंगलों में म्यूटो एक पूरी न्यूक्लियर सबमरीन को खींच लेता है ताकि उसके अंदर मौजूद रेडिएशन को खा सके। तभी प्रोफेसर होंडा एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। म्यूटो अकेला नहीं है, वो एक परजीवी प्रजाति है और वो अपने असली दुश्मन को ढूंढ रहा है। वो दुश्मन है 1954 वाला वही विशालकाय राजा, गॉडजिला। अगर म्यूटो और गॉडजिला आमने सामने आए तो पूरी दुनिया एक ऐसी लड़ाई देखने वाली है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हवाई के जंगल में डरावनी खोज। रात के समय नेवी सील्स की एक टीम जंगल में रेडिएशन का पता लगाते हुए आगे बढ़ रही होती है। उनके गीगर काउंटर तेजी से आवाज करने लगते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि आसपास कुछ खतरनाक मौजूद है। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल वस्तु पर पड़ती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी पड़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने यूएसएस अलाबामा नाम की विशाल परमाणु पनडुब्बी पेड़ों के ऊपर लटकी हुई होती है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वे उसके ऊपर खड़े एक विशाल जीव को देखते हैं। ये है होकमुटो, जो किसी पहाड़ की तरह जंगल के ऊपर खड़ा है। उसके शरीर से चमकदार लार निकल रही होती है और वो पनडुब्बी की रेडिएशन ऊर्जा को खा रहा होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर चिंता। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के कंट्रोल रूम में सभी लोग हेलीकॉप्टर से आ रही लाइव तस्वीरें देख रहे होते हैं।
डॉक्टर होंडा गुस्से में बायर से कहते हैं कि इंसानों के प्रयोगों ने ही इस राक्षस को इतना शक्तिशाली बनाया है। लेकिन एडमिरल स्टेंस फैसला ले लेते हैं, हम अभी हमला करेंगे। पहला हमला एक F-18 फाइटर जेट होकमुटो को मारने के लिए भेजा जाता है। पायलट मिसाइल लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन होकमुटो के शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति के कारण सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। फिर भी पायलट मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन उसी समय होकमुटो अपने विशाल पंजे जमीन पर मारता है। एक शक्तिशाली झटका पूरे वातावरण में फैल जाता है। मिसाइल हवा में ही बंद होकर रास्ता बदल देती है और विस्फोट हो जाता है। होकमुटो की यह शक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को निष्क्रिय कर सकती है। पूरे शहर में अंधेरा। होकमुटो के हमले के साथ ही पूरे होनोलुलु की बिजली चली जाती है। एयरपोर्ट अंधेरे में डूब जाता है। मोनोरेल ट्रेन रुक जाती है। कई विमान विस्फोट करने लगते हैं। उसी आग के बीच से एक विशाल छाया दिखाई देती है। वो है गॉडजिला। अब दोनों राक्षस आमने सामने खड़े होते हैं। गॉडजिला एक भयंकर दहाड़ लगाता है और फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उनकी लड़ाई शुरू होते ही दृश्य अचानक कट जाता है। कैलिफोर्निया में एली अपने घर पर होती है। टीवी पर न्यूज चैनल गॉडजिला और होकमुटो की लड़ाई दिखा रहा होता है। गॉडजिला अपना प्रसिद्ध नीला परमाणु हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी समय एली खाना गर्म करने चली जाती है। जब वो वापस आती है तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। सुबह होते ही होनोलुलु का एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद दिखाई देता है। होकमुटो की लाश वहाँ पड़ी होती है। गॉडजिला समुद्र में वापस जा चुका होता है। इस लड़ाई का विजेता साफ है। गॉडजिला राक्षसों का राजा जीत चुका होता है। राहत शिविर में फोर्ड को पता चलता है कि ब्रॉडी अभी भी जीवित है। वो मेडिकल टेंट में इलाज करा रहा होता है। फोर्ड उसे देखकर भावुक हो जाता है। इतने दिनों बाद उसे अपना परिवार फिर से मिल जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, डॉक्टर होंडा ब्रॉडी के नोट्स की जांच करते हैं। उन्हें एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। होक्काइडो से एक सिग्नल भेजा गया था, फिर नेवाडा से जवाब आया, फिर होक्काइडो, फिर नेवाडा, जैसे कोई बातचीत चल रही हो। तब होंडा को एहसास होता है होकमुटो अकेला नहीं था, कहीं न कहीं एक और म्यूटो मौजूद है और वो जल्द ही जागने वाला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।